आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक रेडियो के पॉडकास्ट कोरोना कवरेज में। मैं हूं अंजुम शर्मा। इस पॉडकास्ट में हम आपको देते हैं कोरोना वायरस के नए अपडेट्स की जानकारी और बताते हैं कोरोना से जुड़े कुछ नए मेडिकल रिसर्च और ऐसी रिपोर्ट्स के बारे में भी जो कोरोना से निजात दिलाने की हमारे, आपके, हम सब के भीतर एक उम्मीद जगाती है कि ये बीमारी है, इसका अंत एक दिन होना ही है। तो कोरोना कवरेज के इस एपिसोड में हम जानेंगे आज कि कैसे होगी कोरोना की ऑन डिमांड जांच। जायजा लेंगे उन 5 राज्यों का जहां देश के कुल एक्टिव कोरोना मामलों का 60% से ज्यादा मौजूद है। और अंत में सुनवाएंगे बातचीत एक फाइनल ईयर एमडी स्टूडेंट से, जो डॉक्टर हैं ही लेकिन अभी एमडी कर रही हैं और फाइनल ईयर में पढ़ती हैं। वो कोविड सेंटर में अपनी सेवाएं दे रही हैं, उनके अनुभव क्या है ये सब आपको सुनवाएंगे। लेकिन सबसे पहले कोरोना से जुड़ी हेडलाइंस। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले 40 लाख के पार हो गए हैं। देश में 30 लाख मामलों से 40 लाख होने में महज 13 दिन का समय लगा है। वहीं बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 31 लाख से ज्यादा हो चुकी है। बीते 24 घंटों की यानी शुक्रवार की बात करें तो रिकॉर्ड 8600 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 परीक्षण को लेकर शनिवार को अपने दिशा निर्देश में बदलाव किया है। अब पर्चे के बिना ऑन डिमांड परीक्षण किया जा सकेगा, यानी टेस्टिंग अब ऑन डिमांड हो सकती है। ऐसे व्यक्ति जो टेस्ट करवाना चाहते हैं या जो यात्रा कर रहे हैं वो ऑन डिमांड टेस्ट करवा सकते हैं। आईसीएमआर ने अपने नए दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि देश या किसी अन्य राज्य में यात्रा करने के लिए अब कोरोना रिपोर्ट का नेगेटिव होना जरूरी है। ये हालांकि एक एडवाइजरी है, ये राज्य दर राज्य पर निर्भर करेगी। चूंकि अब कोरोना की जांच ऑन डिमांड होगी, इसलिए एंट्री पॉइंट पर कोरोना की रिपोर्ट चेक की जाएगी। देहरादून में अब कोरोना मरीजों के इलाज करने के लिए प्राइवेट अस्पताल मना नहीं कर सकते। साथ ही निजी अस्पताल अपने यहाँ भर्ती मरीज को रेफर होने की स्थिति में ही कोविड केयर सेंटर भेजेंगे। ये आदेश जिले के जिलाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निजी अस्पतालों, आईएमए ब्लड बैंक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्य स्वामीनाथन ने कहा है कि साल 2021 के मध्य तक बड़े पैमाने पर कोरोना वैक्सीन के वैश्विक वितरण की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि हर देश में कोरोना वैक्सीन पहुंचाने में इतना समय आराम से लग जाएगा ताकि वो देश अपनी जनता को वैक्सीन के माध्यम से इम्यून कर सके। भारत संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस के अनुरोध के बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और दक्षिणी सूडान में कोविड-19 के प्रकोप को रोकने में मदद के लिए और स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए शांति रक्षकों की 2 मेडिकल टीमों को तैनात करेगा। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है। रूस ने पिछले महीने ही दुनिया में सबसे पहले कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का दावा किया था। हालांकि रशियन वैक्सीन पर WHO, अमेरिका और दुनिया के तमाम बड़े एक्सपर्ट्स शुरू से ही भरोसा नहीं दिखा रहे थे, लेकिन अब एक नई स्टडी में रूस की उसी वैक्सीन को पूरी तरह से सुरक्षित और असरदार बताया गया है। ये है आज तक रेडियो और आप सुन रहे हैं कोरोना कवरेज। हेडलाइंस में मैंने आपको बताया था कि अब ऑन डिमांड कोरोना की जांच हो सकेगी। दिल्ली में केसेस बढ़े तो प्रशासन ने भी ऑन डिमांड टेस्टिंग की मांग उठाई। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे मंजूरी दे दी है। लेकिन सवाल है कि ये ऑन डिमांड टेस्टिंग होती क्या है? क्या घर बैठे आपकी टेस्टिंग हो जाएगी या इसका कुछ और मतलब है? क्या बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए टेस्ट करवाना सही होगा, वो भी तब जब डेंगू जैसे मामले बढ़ रहे हैं? बहुत से सवाल हैं जिन्हें जानने के लिए मैंने बात की पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र धमीजा से। ऑन डिमांड टेस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आप फोन करेंगे। ऑन डिमांड टेस्टिंग का मतलब ये है कि आज की तारीख में अगर आप अपना RT-PCR टेस्ट करवाते हैं तो आप लैब में जाते हैं और लैब के डॉक्टर्स या लैब के जो कर्मचारी हैं वो आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन मांगते हैं। तो ऑन डिमांड में आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, बाकी सब टेस्ट वैसे का वैसे ही है। अब आप जाके लैब में ये कह सकते हैं कि मुझे टेस्ट करवाना है RT-PCR का और मेरा टेस्ट कीजिए, तो वो लैब वाले दे आर ऑब्लाइज्ड टू डू द टेस्ट विदाउट एनी डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन।
तो ये ऑन डिमांड टेस्ट का मतलब है। अब इसकी इम्प्लीकेशन क्या है वो मैं आपको बता दूं कि अभी तक क्या होता था कि जैसे कि आप कहीं पे ट्रेवल कर रहे हैं और उस स्टेट में या उस कंट्री में आपको नेगेटिव टेस्ट की रिपोर्ट दिखानी है जो कि लास्ट 48 आवर्स होनी चाहिए, तो उसके लिए आप पहले डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर को फीस देंगे, बिना किसी मतलब के हॉस्पिटल में जाना इटसेल्फ इज रिस्क। तो सिर्फ एक प्रिस्क्रिप्शन के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता था और उसको फीस देनी पड़ती थी, और फिर वही प्रिस्क्रिप्शन जो है आप लैब में देते थे तो आप टाइम लेते थे। अब वो चीज नहीं है, अब आप डायरेक्टली लैब में जा सकते हैं। तो इसका एडवांटेज यही है कि एक तो पहला तो यही है कि आप जो है अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो ये सब आपको एक्सेस की जरूरत नहीं है, लेकिन उससे बड़ा जो एडवांटेज है कि इससे टेस्टिंग का नंबर बढ़ेगा। अब बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जिनको लगता है कि मैं एक्सपोजर हुआ हूँ या मैं एसिम्प्टोमेटिक हूँ या थोड़े से मुझे माइल्ड सिम्टम्स हैं, तो उनके लिए फिर वही होता था कि लोग जो है पहले डॉक्टर के पास कौन जाएगा, कौन प्रिस्क्रिप्शन जो है लेके आएगा। तो ये सब चीजें की मतलब ये वक्त बहुत हो गया अब करवाना, और ये आसानी से लोग करवा सकते हैं और ये नंबर्स भी बढ़ेंगे और टेस्ट की सुविधा भी बढ़ेगी, जो कि आज की तारीख में बहुत जरूरी है। अच्छा, क्या हमारे पास इतने सुविधाएं हैं कि हम जब ऑन डिमांड टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, लोग डायरेक्टली आपके पास आएंगे, टेस्ट करवाएंगे, हमारे पास क्या इतनी सुविधाएं, इतनी किट्स हैं कि हम लोग इतने बड़े नंबर्स पे आके आप टेस्ट कर सकते हैं? इतनी लैब्स हैं? पिछले 6 महीने में हमने बहुत कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। लेबोरेटरीज का जो है नंबर्स बहुत बड़ा है। मार्च के महीने में जब ये शुरू हुआ था तो 1 या 2 लेबोरेटरीज थी, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में थी, एक ही लैब थी। लेकिन आज की तारीख में 1600 से ज्यादा लैब्स हैं देश में, जिसमें बहुत सारी गवर्नमेंट रन लैब्स हैं और 500-600 जो है 500 या 600 के करीब प्राइवेट रन है। सो अभी हम आत्मनिर्भर हैं अपनी टेस्टिंग की सुविधा के लिए, लेकिन अभी और बढ़ाना चाहिए और सरकार इस मामले में जो है इस विषय में बड़ी गंभीर है और टेस्ट बढ़ाने की सुविधा को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है किट्स कितनी है कितनी नहीं है, अगर हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं है तो भी मुझे विश्वास है कि हम जो है अपनी बलबूते पे किट्स और भी बना सकते हैं और ये जो है सुविधा अपने नागरिकों को हम दे सकते हैं। अच्छा डॉक्टर तमीजा, यहाँ पर क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि केओस भी बनेगा? क्योंकि मान लीजिए मुझे अब बरसात का जैसे मौसम था या फिर अब आने वाले टाइम पे डेंगू अब शुरू होगा और कुछ केसेस आ भी गए हैं डेंगू के, जैसा कि पता लग रहा है। मुझे बुखार हुआ या खराश हुई और मैं डायरेक्ट अपना टेस्ट कराने चला जा रहा हूँ, हो सकता है मुझे डेंगू हो और मुझे जाना डॉक्टर के पास ये था, लेकिन मैं जा रहा हूँ कोरोना का टेस्ट करवाने। ये जागरूकता तो है माना, लेकिन क्या केओस और एक घबराहट नहीं पैदा होगी? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इससे कुछ एक ऐसा वर्ड है जो इसका इस्तेमाल पैनिक स्टेज में आगे करेगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप जो है वही एक ऐसा माध्यम है जिसकी बलबूते पे हम इस वायरस से लड़ सकते हैं। देखिए, वायरस को मिटिगेट करने के लिए या उसको कंटेन करने के लिए सरकार अपनी तरफ से बहुत कार्यरत है, लेकिन उसके साथ साथ जब तक पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होगी, जब तक जन भागीदारी नहीं होगी, तब तक हम इस वायरस से नहीं लड़ सकते हैं। वायरस इज हियर टू स्टे। एक ही तरीका है कि हम लोगों में जागरूकता और पैदा करें, लोगों को एजुकेट करें कि किस स्थिति में आपको हॉस्पिटल में जाना है, किस स्थिति में नहीं जाना है। लेकिन इतना तो जरूर है कि ये काफी कंट्रीज में ये ऑन डिमांड की सुविधा है। जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया में आपको बात करूं, मैंने वहाँ पे बहुत वर्ष बिताए हैं और उस कंट्री का मुझे एक एक चीज पता है। तो ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री में आप ऑन डिमांड टेस्ट बहुत पहले से है, मार्च के महीने से ही है। ऐसा नहीं है कि कुछ कंडीशंस में आप टेस्ट करवा सकते हैं और नहीं करवा सकते हैं। तो ये आसान करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जनता को और लोगों को ये समझना चाहिए कि कब उनको करवाना है, कब नहीं करवाना है। अगर नहीं समझ में आता है तो उनको उचित सलाह लेनी चाहिए। तो जागरूकता अच्छी बात है, लेकिन ये फर्क कैसे होगा कि आपको जो बुखार है वो सामान्य है या कोविड के लक्षण वाला है? इसलिए पैनिक मत कीजिएगा, ज़रूरत के हिसाब से स्थिति को संभालिएगा और जब ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर की सलाह लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन राज्यों की जहां के कुछ जिलों में एक्टिव केसों की तादाद बेहद ज़्यादा है। पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया था कि देश में कोरोना के कुल एक्टिव केसों का करीब 62% हिस्सा सिर्फ 5 राज्यों में है। आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों सबसे ज्यादा केसेस सामने आए और मृत्यु दर भी काफी अधिक रही। इंडिया टुडे ग्रुप की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट में इन तमाम आंकड़ों पर दीपू राय काफी बारीकी से नजर रखते हैं। मैंने उनसे संपर्क किया और तेजी से बढ़ रहे आंकड़ों पर बात की। देखिए, सबसे पहले स्टेट की बात करते हैं। 5 जो स्टेट
ऑफिशियली सरकार ने जो बताया है शुक्रवार को, उसमें एक्टिव केसेस के मुकाबले में अगर देखा जाए केवल नंबर्स का, तो महाराष्ट्र 24.97 यानी कि करीब 25% हिस्सा है, और जहां पर की कुल एक्टिव केसेस 2,11,325 है इस देश में टोटल 8 लाख से ऊपर एक्टिव केसेस काउंट किए गए हैं। और इसमें तमिलनाडु जो है दूसरा स्टेट, तमिलनाडु का एक तरह से एरिया देखे तो 6% है, लेकिन महाराष्ट्र से भी ज्यादा, जो सबसे ज्यादा सेकेंड लार्जेस्ट जो शेयर है एक्टिव केसेस में, वो आंध्र प्रदेश का है, जहाँ पे करीब 1,02,067 मामले हैं एक्टिव केसेस के, 12% के आसपास उसका हिस्सेदारी है। उसके बाद कर्नाटका है और उसके बाद तमिलनाडु है करीब 6% के। कर्नाटका में जो मैंने बताया 11.71, तकरीबन 12 मान के चली कि 99,120 केसेस कर्नाटक के हैं। और थर्ड स्टेट है फिफ्थ स्टेट है उत्तर प्रदेश, जहाँ पे कि तकरीबन 7% एक्टिव केसेस हैं, यानी कि 58,595 एक्टिव केसेस उत्तर प्रदेश में है। तो ये बाकी 38.24% स्टेट जो है वो अन्य राज्यों में आते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये 40-60% से कुछ ज्यादा ही स्टेट अकेले 5 राज्यों में सिमटे हुए हैं, और उसमें भी 25% महाराष्ट्र से हैं। अगर आप देखें डिस्ट्रिक्ट वाइज कि जो टॉप डिस्ट्रिक्ट एक्टिव केसेस के मुताबिक है, तो उसमें भी महाराष्ट्र के 3 स्टेट है। अगर केवल टॉप 5 में लें तो 3 डिस्ट्रिक्ट है या मेगा सिटीज कही, जैसे उसमें मुंबई भी शामिल है, और जिसमें कि 22,222 एक्टिव केसेस मुंबई के हैं। उसके अलावा पुणे लेके सबसे टॉप पे है 55,000 केसेस के साथ, एक्टिव केसेस के साथ। फिर बेंगलोर आता है, जो मैंने बताया कि कर्नाटका, और दूसरे नंबर पे जो जिसका पोजीशन है, और कामरूप मेट्रोपॉलिटन एक है असम का, वो एक जो इन 5 राज्यों में शामिल नहीं है, वो जो टॉप डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर आप देखेंगे तो ये एक तरह से छठा सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे केसेज हैं करीब 17,099 केसेज अकेले असम के कामरूप मेट्रोपॉलिटन जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे हैं। तो इस तरह से देखा जाए कि बाकी ईस्ट गोदावरी हुआ, नागपुर अगेन महाराष्ट्र का हो गया, प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट हो गया जो आंध्र प्रदेश में है, चेन्नई हो गया, ये सारे डिस्ट्रिक्ट टॉप 10 जो मैं नाम बता रहा हूँ उनके, ये इनमें केसेस सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किए गए हैं एक्टिव केसेस। ठीक है दीपू जी, लेकिन अभी जो मैं देख पा रहा था, जैसे मैंने कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी उनके आधार पर, और मैंने ये बात अभी क्यू में भी अपने बोली कि पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों, कुछ हाल के दिनों में बहुत तेजी से एकदम केसेस आए हैं, और जो मृत्यु दर थी वो भी काफी इन राज्यों में बढ़ी। और जो आपने 5 राज्य गिनवाए उनमें से शायद पंजाब उनमें नहीं था। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या अभी के जो आंकड़े चल रहे हैं हाल फिलहाल में, जैसे रोज 86,000, 80,000 से ऊपर एक्टिव केस मतलब केसेस आ रहे हैं, इसमें क्या कुछ राज्यों के आगे पीछे होने की कुछ ऐसा दिख रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात अभी भी, और ये सबसे चैलेंजिंग बात है कि आज का अकेले एग्जाम्पल लीजिए तो महाराष्ट्र आज जो एक्टिव केसेस हैं आज की डेट में, डेली एक तो केसेज आते हैं जो कम्युलेटिव होते हैं कि अभी तक उस स्टेट में कितने केसेस एक्टिव केसेज हैं। दूसरा, आज जो रिपोर्टिंग हुई है सुबह, उसमें कितने एक्टिव केसेज के शेयर किस स्टेट के पास है। तो उसमें महाराष्ट्र का शेयर 36% से ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर, जहाँ पे कि टोटल जब हम देख रहे थे तो 25% के आसपास था। तो केवल आज की बात करें तो सेकेंड कर्नाटका, जो कि टोटल अगर हम बात कर रहे थे कर्नाटका की, तो करीब 12% के आसपास था कम्युलेटिव अगर एक्टिव केसेस की बात करें, लेकिन केवल आज की बात करिए तो वो 20% के आसपास है। आप अंदाजा लगा लीजिए किस तेजी से शेयर जो है इन स्टेट्स का बढ़ रहा है। टोटल नंबर वाइज आप देखेंगे तो उसमें आंध्र प्रदेश कम्युनिटी में थोड़ा सा मामूली परसेंटेज से ऊपर है, 1,02,067 केसेस के साथ। लेकिन आज जो कर्नाटक में 3,000 अकेले एक्टिव केसेस की बात मैं कह रहा हूँ, कुल की टोटल की नहीं, तो एक्टिव केसेस अकेले 20% अगर कर्नाटका ने शेयर किया है, और उसके बाद करीब 13% छत्तीसगढ़, जिसका नाम नहीं था उसमें, 1970 केसेस उसमें रिकॉर्ड किए हैं। दिल्ली आपका टॉप 5 में बता रहा हूँ, आज के डेट में दिल्ली है।
7.53%, 1150 केसेस एक्टिव केसेस आपसे रिपोर्ट किए गए हैं। तो जब टोटल का आप एक्टिव केसेस की बात करें तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु आता है। लेकिन आज की बात करें तो केवल महाराष्ट्र कॉमन है, कर्नाटका कॉमन है, यूपी कॉमन है, लेकिन छत्तीसगढ़ और दिल्ली अलग से जुड़ गया है इस एक्टिव केसेस टॉप 5 में। तो आप ये चेंज तो होता रहता है। छत्तीसगढ़ का जुड़ना तो दीपू जी अनएक्सपेक्टेड सा है कुछ। बिल्कुल, 12.9% है, 1970 एक्टिव केसेस आज रिकॉर्ड किए गए हैं। तो ये वाकई एक चैलेंजिंग और ये भी डरावना है, जो कि सबसे एक तरह से जब हम लोग उसको ग्रीन डिस्ट्रिक्ट की तरह ट्रीट कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो बहुत कम ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ पे कि हमने शुरू में 50 केसेस से ज्यादा का एक मैप बनाया। तो उसमें अकेले सुकमा डिस्ट्रिक्ट और वो जहाँ पे ज्यादा फॉरेस्ट है और कुछ ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ से आते थे नॉर्थ ईस्ट के बाद। लेकिन अब छत्तीसगढ़ में 80 केसेज अगर टॉप 5 स्टेट में आ रहा है वो, तो ये एक वाकई चैलेंजिंग बात है। और यूपी सबसे खतरनाक, यूपी का भी सिचुएशन है। आज भी उसने तकरीबन 1000 केसेज ऐड किए हैं। तो आंकड़े तेजी से बदल रहे हैं, कहीं रफ्तार अधिक है, कहीं धीमी। ऐसे में वो तमाम एहतियात आपको बरतने होंगे जिससे कोरोना को दूर से ही छू किया जा सके। आगे सुनवाएंगे बातचीत एक डॉक्टर से कि कैसे वो कोविड संक्रमित मरीजों के इलाज में अपना योगदान दे रही हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। सुनते रहिए आज तक रेडियो। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे। उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से जरा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है, पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई, पर खबर से आगे की बात क्या है उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आज तक रेडियो के पॉडकास्ट कोरोना कवरेज। सुन रहे हैं आप मेरे यानी अंजुम शर्मा के साथ। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कोरोना वॉरियर के बारे में आपको बताया था। तो डॉक्टर रिंशी अग्रवाल हैं, मेरठ मेडिकल कॉलेज में वैसे तो एमडी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, लेकिन स्टूडेंट होने के बावजूद वो कोविड सेंटर में अपनी सर्विसेज दे रही हैं। डॉक्टर हैं ही, उन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए हमारे सहयोगी प्रतीक वाघमारे को बताया कि कैसे वो खुद का स्ट्रेस मैनेज करती हैं और किन समस्याओं से उन्हें कोविड सेंटर में दो चार होना पड़ता है। तो डॉक्टर रिंशी, आप अपने कॉलेज में एमडी फाइनल ईयर में हैं और इस वक्त आप कोविड सेंटर में कोविड पेशेंट से डील कर रही हैं। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि आपके हॉस्पिटल में कोविड वार्ड में किस तरीके का माहौल है इस वक्त? वहाँ पर क्या प्रेशराइज्ड माहौल है या नॉर्मल ही है, क्या बताएंगी आप? डेफिनेटली एज एन हॉस्पिटल पहले भी स्ट्रेस माहौल होता ही था मरीजों के लिए। कोविड-19 के लेते हुए मरीज भी टेंस हैं, प्लस मरीज के घर वाले भी। मरीज के घर वालों का ना मिल पाना घर वालों से सबसे बड़ी दिक्कत देता है, बिकॉज अगर पेशेंट सपोजिटली आईसीयू में है या फिर जो पेशेंट की जनरल कंडीशन है, पेशेंट इंट्यूबेटेड है, वेंटिलेटर पे है, घर वाले उसको मिल नहीं पाते, देख नहीं पाते, एंड दैट इज द मेजर प्रॉब्लम। उन्हें लगता है कि हमारा मरीज ठीक है कि नहीं। उनको फोन पे सब कुछ कोऑर्डिनेट करना, उनको फोन पे सब पेशेंट की कंडीशन एक्सप्लेन करना, डेफिनेटली अपने घर वालों से दूर रहना बहुत स्ट्रेसफुल रहता है। फॉर 14 डेज ये जो क्वारंटीन पीरियड होता है, इसमें पेशेंट के साथ वालों को घर की कमी, घर वालों की कमी, तो स्ट्रेसफुल माहौल है। हम लोग कोशिश करते हैं उनके साथ नॉर्मल बिहेव करने का, बात करने का, उनको एंटरटेनमेंट के लिए जो छोटी छोटी चीजें वो लोग आपस में करते रहते हैं, विच इज वेरी गुड। लेकिन लोग काफी हद तक काफी बीमारी से लड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर रिंशी, ये बताइए कि आप वहाँ पे एग्जैक्टली आपको क्या काम करना होता है? आप किस तरीके से वहाँ पे ट्रीट कर रही हैं पेशेंट्स के, कैसे डील करती हैं आप? सबसे पहले जब भी पेशेंट आता है, हम लोग सबसे पहले वाइटल्स मॉनिटर करते हैं। जैसे वाइटल्स में पल्स, बीपी, ऑक्सीजन। पेशेंट को यूजुअली क्रिटिकल केयर और नॉन क्रिटिकल पेशेंट्स में डिवाइड किया जाता है कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को। इस पेशेंट्स को कोविड पॉजिटिव क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, वी ऑलवेज मेक देम इंश्योर कि वो आईसीयू में
एडमिशन हो उनका। बाकी पेशेंट वार्ड में हम लोग वाइटल्स मॉनिटरिंग करते हैं। स्टाफ को काउंसिल या डॉक्टर को काउंसिल किया जाता है एवरी 2 वाली मॉनिटर लेने का। ऑक्सीजन मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। जो पेशेंट ऑलरेडी ओल्ड एज हैं, डायबिटिक हैं, बीपी की प्रॉब्लम है, कार्डियक पेशेंट्स हैं, उनके लिए ज़्यादा दिक्कत रहती है मॉनिटरिंग के लिए। जी जी। तो फिर आप जब पेशेंट से डील करती हैं तो आपकी सिक्योरिटी, आपकी जो सेफ्टी है वो भी एक तरीके से रिस्क्ड है, तो आप उसे कैसे इंश्योर करती हैं अपनी सेफ्टी को? फर्स्टली पीपी किट, एज एवरीबडी, सब लोग बोलते हैं पीपी किट पहनना है, पीपी किट पहनना है, जो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होता है। डेफिनेटली उसको पहन के 6 to 8 आवर्स या 12 आवर्स की ड्यूटी करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो पीपी किट फर्स्टली। सेकेंडली मास्क बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। N95 मास्क जो आ रहे हैं उससे काफी बैरियर रहता है प्रोटेक्शन में। फेस शील्ड पहनते हैं, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग रहता है। कोशिश करते हैं, पेशेंट को भी काउंसिल करते हैं, हम भी काउंसिल रहते हैं कि अगर कभी बाय चांस कोई छींक आ रही है, खांसी आ रही है, तो हाथ से मुंह कवर ना करके एल्बो से कवर करें। फेस को अननेसेसरीली बहुत बार टच ना करें, बार बार हाथ धोएं। इसके अलावा घर वालों से जब हम मिलते हैं या घर नहीं आते हैं, जैसे मेरा घर दूर है, मैं काफी दूर रहती हूँ, तो कोशिश करते हैं हम लोग खुद को दूर रखे, फ्रेंड्स फैमिली से कम कांटेक्ट रहे, कम लोगों से मिलें। जी। तो फिर आप अपनी फैमिली के साथ कैसे मैनेज करती हैं? जब आप घर जाती होंगी तो आपको उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना होता होगा, फिर कैसे क्या आप करती हैं? बिल्कुल, जब भी मैं घर जाती हूँ मैं कोशिश करती हूँ मैं खुद को, अगर पॉजिटिव सिम्टम्स जरा भी लग रहे, फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, या फिर सांस लेने में दिक्कत, या फिर कमजोरी महसूस हो रही है, तो खुद को एक अलग कमरे में क्वारंटीन करना फॉर फ्यू डेज, कुछ दिन के लिए सहमत रहता है, वॉच करने के लिए कि आपको कोई सिम्टम्स तो नहीं है। जी। डॉक्टर रिंची, जो आपके कॉलेज में जो क्वारंटीन सेंटर है, वहाँ के कैसे क्या हालत रहते हैं, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। सेंटर होता कैसे है वो? जी, काफी बेहतर है अरेंजमेंट्स जो किए गए हैं। एज पेशेंट, एज डॉक्टर्स के लिए भी ऐसा लोगों को लगता है कि डिफिकल्ट है पेशेंट को 14 दिन अंदर रहना, बट डेफिनेटली जैसे पेशेंट्स अंदर रहते हैं, हम लोग खुद को भी क्वारंटीन रखते हैं आफ्टर आवर ड्यूटी। प्रोटोकॉल बनाया जाता है कि 14 डेज डॉक्टर्स ड्यूटी करेंगे, 7 डेज क्वारंटीन रहेंगे, फिर उनकी टेस्टिंग की जाएगी एंड दे विल बी रिलीज। सोसाइटी में बहुत स्टिग्मा रहता है कि डॉक्टर है, पेशेंट से एक्सपोज रहेगा तो नहीं आसपास जाना है या ये सब, लेकिन एक्चुअली दे आर टेस्टेड ओनली, उसके बाद ही दे क्वारंटीन सेंटर से बाहर आते हैं। प्रॉपर वो लोग अपना क्वारंटीन 7 डेज का पूरा करते हैं। तो डॉक्टर, आप लगातार महीनों से अपनी सर्विसेज दे रही हैं हॉस्पिटल में, आपके कॉलेज में, तो वहाँ आपको कभी ऐसा स्ट्रेस या तनाव सा महसूस नहीं हुआ? और अगर ऐसा होता है तो फिर आप वो कैसे मैनेज करती हैं स्ट्रेस? बिल्कुल, पैंडेमिक है तो डेफिनेटली स्ट्रेस पेशेंट्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ अथॉरिटी, सब पे स्ट्रेस है। इवन नॉर्मल पीपल पे भी, पॉपुलेशन पे भी स्ट्रेस है टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, खुद को बचाने के लिए। तो बस आप अपना काम अच्छे से करके थोड़े बहुत रिलैक्स, एक्सरसाइज, मेडिटेशन। कितना समय मिल जाता है आपको ये सारी एक्टिविटी? अगर हाफ एन आवर भी आपको पूरे दिन में मिलता है, बहुत सफिशिएंट है। रिंची अग्रवाल जिनसे बात कर रहे थे प्रतीक वाघमारे। तो आज के कोरोना कवरेज में फिलहाल इतना ही। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारी ईमेल आईडी है radio@aajtak.com। कोरोना कवरेज के अगले एपिसोड में आपके लिए लेकर आएंगे कोरोना से जुड़े हर ज़रूरी अपडेट्स। तब तक अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखें। नमस्कार। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।